हेलो स्टूडेंट, मैं भट्ट वैशाली। आज हम स्टैंडर्ड 10th सब्जेक्ट गुजराती सेकंड लैंग्वेज उसमें चैप्टर नंबर 7 जीव में जीव आव्यो उसके बारे में आज हम अभ्यास करेंगे। जीव में जीव आव्यो मतलब किसी चीज़ के लिए एकदम शांति होना, है ना। जीव में जीव आओ, अगर हमको कुछ चीज़ की अपेक्षा हो और वो चीज़ हमको मिल जाए तो हम लोग एकदम खुशी के मारे झूमने लगते हैं, ठीक है। तो तब बोला जाता है कि जीव में जीव आव्यो। जीव में जीव आव्यो जिसके कवि है हरिकृष्ण पाठक। तो पहले हम हरिकृष्ण पाठक के बारे में थोड़ा परिचय करेंगे। हरिकृष्ण पाठक, उनका जन्म है तारीख 5/8/1938। हरिकृष्ण रामचंद्र पाठकનું વતન બોટાદ છે, मतलब हरिकृष्ण पाठक वो બોટાદ के રહેવાસી है। તેમણે સચિવાલયમાં અધિકારી તરીકે સેવાઓ આપી હતી। सूरज कदाच उगे ये તેમનો काव्य संग्रह છે, मतलब उनका एक काव्य संग्रह है जिसका नाम है सूरज कदाच उगे। अड़वा 25 में हास्य कटाक्षनी कविता है कोईનું કંઈ ખોવાય છે એ તેમનો બાળ કાવ્યનો સંગ્રહ છે। ગુલાબી આરસની લગી એ કિશોર કથા અને મોર બંગલો તેમની વાર્તા સંગ્રહ છે। નગર વસે છે તે તેમનું સંપાદન છે। ઉનાળાની આકળ વિકળ પછી वर्षाનું આગમन आखी सृष्टि में जाने के नवजीवन आवी जाए छे। मतलब इसमें गर्मी के मौसम का वर्णन किया गया था कि जब गर्मी होती है ना, गर्मी की ऋतु होती है, उसमें हम सब लोग गर्मी की वजह से एकदम परेशान हो जाते हैं और गर्मी के बाद वर्षा ऋतु आती है तो गर्मी से परेशान होते हैं। जैसे ही वर्षा अगर आ जाए तो बारिश आती है तो हम लोग एकदम खुश हो जाते हैं ना। तो यहाँ पे वही दिखाया गया है कि गर्मी के सीजन से, गर्मी के कारण हम लोग सब परेशान हो गए और जैसे ही वर्षा का, बारिश का आगमन होता है तो जैसे ही बारिश आती है तो पूरी सृष्टि एकदम नवचेतन हो जाती है, मतलब पूरी सृष्टि में एक नवजीवन आ जाता है। તે ભાવને કવિએ આ સોનેટમાં મંદાક્રાંતા છંદમાં પ્રગટ કર્યો છે। જુઓ તો કે સોનેટ આ કાવ્યનો સાહિત્ય પ્રકાર શું થાય છે? સોનેટ। સોનેટ કયા હિસાબથી આપણે આ કાવ્યને સોનેટ કહી શકીએ? તો મિત્રો તમે જોઈ શકો છો કે જે કાવ્ય 14 લાઇનમાં લખ્યું હોય, બરાબર, તો આપણે એને સોનેટ કાવ્ય કહીશું। તમે काव्य पूरी पंक्ति गणी लो એટલે એ 14 જ થશે, है ना तो वो 13 होगी या तो 15 भी नहीं होगी, 14 ही होगी। तो इसको हम लोग सोनेट काव्य कह सकते हैं। और ये मंदाक्रांता छंद, छंद अपने गुजराती व्याकरण में छंद के प्रकार अलग अलग है, बराबर। तो ये मंदाक्रांता छंद में प्रकट हुआ है। તે માટે રૂઢિપ્રયોગ યોજ્યો છે જીવમાં જીવ આવ્યો। જુઓ તો કે જીવમાં જીવ આવવો એ શું છે? એક રૂઢિપ્રયોગ છે, બરાબર। એટલે મેં તમને કીધું તેમ કે જીવમાં જીવ આવ્યો એનો અર્થ શું થાય? તો કે શાંતિનો અનુભવ થયો, એટલે કે કોઈ જાતનો આપણને ભય હોય, માની લો કે આપણા ઘરમાં જ સાપ આવી ગયો, बराबर, आपके घर में सांप आ गया, अब आप डर गए, बराबर ना। तो डर के मारे आप इतने मतलब व्याकुल हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि अब क्या होगा, सांप काट लेगा, निकलेगा नहीं निकलेगा, हमको मार देगा, मतलब इतनी अपने मन की स्थिति बराबर रहती ही नहीं है, इतनी टेंशन में हम लोग आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सांप चुपचाप बाहर निकल जाए तो, है ना, हम शांति हो जाती है ना, हमारे मन को हाश हो जाती है ना, मतलब शांति का अनुभव होता है कि हाश साप गयो। तो उस समय जीवમાં जीव आवे छे આપણને, बराबर, એટલે કે ભય જતાં સ્થિરતા અનુભવાય છે।
ભય દૂર હો ગયા ને, સાપ ચલા ગયા, ઠીક હે, ત્યારે જીવમાં જીવ આવ્યો એમ કહેવામાં આવે છે. ધૂળની ડમરી, પંખીના માળાઓ, પર્ણો, રાફડાની કીડીઓ, તડકાનું રૂપ, વગડો, સીમ, માણસો, બધું એનું એ જ છે. પરંતુ ફોરા ઝર્યા અને બધું જ ભૂલાઈ ગયું ને જીવમાં જીવ આવી ગયો. આખી સૃષ્ટિ જાણે કે સજીવન થઈ ગઈ. આ બદલાયેલી સૃષ્ટિના મધુર ચિત્રો કવિએ આલેખ્યા છે, જે માણવા ગમે તેવા છે. આ કાવ્ય સાથે સ્વપ્નસ્થનું મેહુલા કાવ્ય મૂકવાથી બંને કાવ્ય વધુ ઊંડાણથી સમજી શકાશે. કે જુઓ તો કે કાવ્યની અંદર શું કે बरसात आवाती बारिश आने से क्या क्या चेंजेस आते हैं वो दिखाया गया है कि बारिश आते ही मनुष्य तो खुशखुशाल हो ही जाते हैं, लेकिन सृष्टि की सारी प्रकृति, चाहे वो वनस्पति हो, पशु हो, बराबर, धरती हो, कुछ भी हो, सब सारी सृष्टि खुशखुशाल हो जाती है और क्या क्या चेंजेस आ जाता है वो सब ये काव्य में दिखाया गया है. तो पहले हम लोग उसके शब्द समझौती देखते हैं. यहाँ पे देखिए शब्द समझौती में पहला है व्यथित. व्यथित मतलब दुखी, पीड़ित. तड़को, तड़को का अर्थ होता है आतप, ताप. काची घड़ी, काची घड़ी का अर्थ होता है तरत ज. हरक, हरक का अर्थ होता है आनंद, उल्लास. नीड़, नीड़ का अर्थ होता है माड़ो, आश्रय. राफड़ो, राफड़ो का अर्थ होता है डर. स्मरण, स्मरण का अर्थ होता है याद करवू. ने दूध, दूध का अर्थ होता है दुग्ध या पेय. तड़पदा शब्द जिसके में पहला है थई. थई का अर्थ होता है थई. लंगार, लंगार मतलब हार. फोरा, फोरा मतलब वरसादना छांटा. गाणु, गाणु का मतलब गीत. परण, परण का मतलब પાંદડું, पान. उगलियो, उगलियो का मतलब है उगलવું, प्रस्थान करवू. सगड़ा, सगड़ा मतलब बद्धा. आगे, आगे का मतलब दूर. ओरे, ओरे का मतलब नजीक. धरा, धरा का मतलब है धरती. अब यहाँ पे देखिए विरुद्धार्थी शब्द. विरुद्धार्थी शब्द में अंत, अंत का विरोधी आरंभ. स्मरण, स्मरण का विरोधी विस्मरण. अभी यहाँ पे रूढ़ि प्रयोग जो हमने पहले देखा था कि जीव में जीव आवो, उसका अर्थ होता है भय जता स्थिरता अनुभवी. शब्द समूह के लिए एक शब्द दिया गया है जिसमें घुमरी लई वातो भारे पवन मतलब चक्रवात या तो वंटोड़. ने सापने रहवानुं घर मतलब राफड़ो. अब हम पूरे काव्य समझौती देखते हैं कि पूरा काव्य देखो यहाँ पे कि वंटोड़ाथी पवन डमरी थई ठरी ठाम अंते. वंटोड़ाथी पवन डमरी, पवन डमरी का मतलब जो धूल है, बराबर, वो जो धूल ऐसे उड़ती रहती है, बराबर. तो जैसे ही बारिश आती है वो ठरी ठाम એટલે કે એક જગ્યા પર સ્થાયી થઈ જવું, स्थिर થઈ જવું. तो कि ऐसी पवन की डमरी जो उड़ती रहती थी, जैसे ही बारिश आती है वो एक जगह पे स्थिर हो जाती है. अंते वो ठरी ठाम થઈ ગઈ. અંતમાં તો તે સ્થિર થઈ ગઈ ઢૂળની ડમરી. ઝીણા ફોરા ઝરમર ઝર્યા ने जीव में जीव आव्यो. यहाँ जुओ कि झीणा फोरा, फोरा का मतलब होता है छोटी छोटी बूंदे. बारिश की जैसे ही छोटी छोटी बूंदे गिरती है तो सबके जीव में जीव आ जाता है, सबको शांति का अनुभव हो जाता है. आपको भी बारिश तो अच्छी लगती है ना, जैसे गर्मी है, और अगर आप बाहर घूमते हो गर्मी में और तुरंत ऐसे बारिश आ गई तो आप भी खुशखुशाल हो जाते हो ना. तो वैसे ही यहाँ जैसे ही फोरा झीना झीना बूंद जीवी पड़ी, जैसे ही छोटी छोटी बूंदें गिरी तो तुरंत सबके
मन में शांति का अनुभव हुआ। हाफी हाफी व्यथित सघड़ा नीड़ झूलिया हवा में। नीड़, यहाँ पे नीड़ का अर्थ होता है माड़ो, है ना, घोंसला। सगड़ा, सगड़ा मतलब बधा। तो के हाफी हाफी जे गर्मी ने कारणे जे दुखी हता पंखीओ, बराबर। अभी गर्मी की वजह से मनुष्य तो दुखी होते ही है, वो तो व्यथित होते ही है, लेकिन साथ पशु पंखी भी व्यथित होते हैं ना। तो हाफी हाफी व्यथित सगड़ो नीड़ झूलिया हवामां, तो के आ रीते व्यथित थई गया था, दुखी थई गया हता पंखीओ। तो ए नीड़ माळो, माळो पण आ वरसाद आववाथी, ठंडो ठंडो पवन आववाथी हवानी अंदर झूली रह्या छे। आछा हेले परण परणे उजड़ो रंग काढ़्यो। आछा हेले, आछा हेले एटले वरसाद। तो के झीणो झीणो जे वरसाद शरू थयो तेना कारणे परण, बराबर, परण एटले के પાંદડું, પાંદડાઓએ પણ ઉજળો રંગ લીધો છે। એટલે કે તમે જોશો તો કે ઉનાળાની અંદર વનસ્પતિ પણ હાવ શુષ્ક થઈ જાય છે, વનસ્પતિ પણ એકદમ કરમાઈ ગયેલી હોય છે, એનો રંગ પણ એકદમ બદલાઈ ગયેલો હોય છે। પણ જેવું વરસાદ આવે છે, जैसे ही बारिश आती है और तुरंत उनके रंग में भी, पत्ते के रंग में भी फर्क आ जाता है। तो अहीं गाड़ी कहे छे कि पर्णोए पण उजड़ो रंग लई लीधो छे। ताता तापे खदबदी रह्यो राफड़ो साव धीरे। ताता तापे, बराबर, एटले के खूब ज आकड़ा तापथी जे राफड़ो तपी रह्यो हतो ने पोताना दरनी अंदर, तमे जोशो तो के कीड़ीओने रहेवानुं घर राफड़ो एटले, एम सापने रहेवानो दर बी राफड़ो ज कहेवाशे, बराबर। परंतु अहीं आपणे कीड़ीओनुं માટે રાફડો, એમના રહેવાના દરને રાફડો કહેવામાં આવ્યો છે। તો કે તે રાફડો પણ એકદમ તાપથી તપી રહ્યો હતો, તે પણ વરસાદ આવવાથી એકદમ ધીરે ધીરે એ પણ પોતાના દરની અંદરથી બહાર નીકળવા લાગે છે। કેમ કે દરની અંદર પાણી ભરાઈ જશે ને પાણીની અંદર કીડીઓ मरी जैसे, बराबर, वो मर जाती है पानी के अंदर, उनके घर के अंदर पानी घुस जाएगा, इसलिए वो भी धीरे धीरे सब बाहर निकलने लगती है। और चींटियों का देखो कि कहीं भी वो जाएगी ना, एकदम लाइन से कतार में चलेगी, है ना। इंसान तो नहीं चलते, लेकिन चींटियाँ हमेशा कतार में, लाइन में ही चलती है। तो वो धीरे धीरे लाइन से बाहर निकलती है और कहाँ जाती है, धीरे चाल्यो थड़ पर भीना झीणी लंगार लईने, बराबर, कि धीरे धीरे वो थड़, थड़ मतलब वृक्ष पर, वृक्षना थड़ पर ए धीरे धीरे ऊपर चढ़वा लागे छे कि नीचे तो आपणे पाणीनी अंदर मरी जईशुं। एटले एम करता ए लंगार, लंगार एटले सीधी लाइनमां बधी ज कीड़ीओ चालवा लागे छे। सोने रूपे जड़ित तड़को क्यांक आछो ढळ्यो ने। सोना रूपा, सोना मतलब गोल्ड, रूपे मतलब सिल्वर कलर, बराबर। तो अब हम लोग देखते हैं ना कि सुबह में आप देखना तो सूरज एकदम गोल्ड के जैसा एकदम पीला पीला दिखता है कि नहीं। और धीरे 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 उसका रंग मतलब सिल्वर जैसा दिखने लगता है 12-1 बजे के बाद। और बारिश के मौसम में तो सूर्य कभी निकलता है, कभी नहीं निकलता है, बराबर, सूरज का कोई ठिकाना ही नहीं है। तो ऐसे बारिश में वो सोना रूपाथी जड़ित थयेलो क्यांक आछो ढळ्यो, क्यांक क्यांक ढળી જાય છે, ક્યારેક ક્યારેક સૂર્ય દેખાય છે તો ક્યારેક ક્યારેક નથી દેખાતો। વરસાદ આવવાથી સૂરજ પણ પોતાનો શાંત સ્વરૂપ લેવા લાગે છે। फूटू फूटू फरफर थतुं रूप खिल्यो धरानुं। धरा मतलब धरती, धरतीए पण नव रूप धारण करी दीधुं छे। वरसाद आववाथी આપણે જોઈએ છે तो કે धरती पण एकदम नवुं रूप लई ले छे।
है ना। ધરતી પણ એકદમ શુષ્ક હોય, તાપને કારણે એકદમ સુકાઈ ગયેલી હોય અને પાણી મળતું ન હોય, परंतु જેવું વરસાદનું પાણી में जैसे ही वो बारिश का पानी आता है वो धरती भी एकदम से खिल उठती है, वो भी अपना नया रूप ले लेती है कि पूरी धरती पे हरी हरी चद्दर आ जाती है ना, हरी हरी घास निकल आती है ना। तो जैसे ही हरी हरी घास, जैसे हरी चुन्नी धरती माँ ने ओढ़ ली हो, वैसा हमको दिखाई देता है। तो इस तरीके से धरती भी अपना नया रूप दिखाने लगती है बारिश आते ही। टहकी उठ्यो तरत वगड़ो सीम सोने गई त्या, बराबर कि बारिश आते ही पूरा वगड़ो मतलब जंगल भी और सीम भी वो खिल उठती है, वो अपने मीठी मीठी आवाज़ सुनाने लगती है कि वो जंगल के अंदर भी, है ना, पशु पंखी अपने मीठी मीठी टहुकार करने लगते हैं बारिश आते ही। तो पूरा जंगल ऐसे पंखियों के शोर से गुनगुनाने लगता है। गाणे गाणे हरख उगलियो घूंघव्यापुर आघा, बराबर मतलब हर सृष्टि जैसे गाना गा रही हो, चाहे वो वनस्पति हो, चाहे वो मनुष्य हो, है कि नहीं, पशु पंखी हो, सब लोग अपना गाना गा रहे हैं। बारिश आते ही सब इतने खुश हो जाते हैं कि वो अपने अपने भाषा में सब लोग अपना अपना गाना गा रहे हो जैसे। तो उसमें नदी भी बाकात नहीं है, नदी भी अपना सुर सुनाने लगती है, बराबर कि घूंघव्या पुरागा, पूर मतलब नदी में जो पानी आता है वो, कि बारिश आते ही नदी भी पानी से भरपूर हो जाती है और वो भी आवाज़ करते करते आगे बढ़ने लगती है। क्यांथी मोहना स्मरण नमणा भांभरिया दूध क्यांथी, શું કહે છે કે ભાંભરવું એટલે કે અવાજ કરવું, બરાબર। તો કે આ રીતે ભાંભરવું मतलब અવાજ કરવો એટલે કે ક્યાંકથી આવી આનંદની વાતો આવી ગઈ છે, બરાબર। વરસાદ આવવાથી જ બધી જ જગ્યાથી ખુશખુશાલીના સમાચાર આવવા લાગે છે અને તે જ વખતે ઢોરો પણ એટલે કે गाय भैंस वो भी खुश हो जाते हैं, है कि नहीं, और खुशी के मारे वो लोग भी अपने आवाज़ निकालने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी अच्छा पानी मिलेगा बारिश आते ही, है कि नहीं, और हरी हरी घास खाने को मिलेगी, तो वो लोग भी एकदम से खुश हो जाते हैं और खुशी के मारे वो लोग भी अपने आवाज़ निकालने लगते हैं। ક્યાંથી આવ્યા મનભર મળ્યા લોક કાચી ઘડીમાં એટલે કે તરત જ, એટલે કે લોકો પણ ખુશીને કારણે એકબીજાને મળવા લાગે છે ને ભેટી પડે છે, એટલે કે લોકો પણ એટલા બધા ખુશાલ થઈ જાય છે। આપણે જોઈએ તો કે ગરમીની અંદર કોઈને બહાર નીકળવાનું ગમતું નથી, જાણે એટલા આકુડ થઈ જાય છે, કોઈ કશે જવાનું ગમતું નથી, કોઈને મળવાનું ગમતું નથી। પરંતુ વરસાદ આવતાની સાથે જ આપણે જોઈએ કે ઘણા બધા તહેવારોની પણ શરૂઆત થઈ જાય છે, હે ને। આપણા જેટલા બી તહેવારો આવતા હશે ને, મોટાભાગના તહેવારો વરસાદની સિઝનમાં જ આવે છે ને, એટલા માટે લોકો પણ એકદમ ખુશ થઈ જાય છે, આનંદમાં આવી જાય છે અને એકબીજાને મળે છે અને ભેટી પડે છે। આગે ઓરે અડખે પડખે એનું એ સૌ છતાંય, ફોરા જ્યાં બે ઝરમર ઝર્યા જીવમાં જીવ આવ્યો। શું કહે છે કે તમે દૂર સુધી નજર કરો, તો કે દૂર અને નજીક, કે આગે આડખે પડખે એટલે કે આજુબાજુ તમે જ્યાં પણ નજર કરો ત્યાં બધું જ તેનું તેજ છે। એમાં એવું નથી કે વરસાદ આવતાની સાથે બધી વસ્તુઓમાં ચેન્જ આવી ગયો કે બદલાઈ ગયો, વસ્તુ તો તેની તે જ છે, સ્થળ તેનું તે જ છે, છતાં પણ જેવો વરસાદના છાંટા પડે છે, જેવા બે પોરા ઝરમર ઝરે છે, ત્યાં જ જાણે કે એ દરેક વસ્તુમાં એક નવીનતા આવી જાય છે, એક નવચેતન આવી જાય છે, બરાબર। અને જેવું નવચેતન આવે છે ને લોકોના જીવમાં જીવ આવી જાય છે। તો કે આ રીતે અહીંયા ગાડી એક
વરસાદના આગમનનો એટલે કે ઉનાળા પછી તરત જે પહેલો વરસાદ આવે છે હે ને, આ પહેલો વરસાદ આપણે જોઈએ તો કે મન એકદમ ભરી દે એવો વરસાદ હોય છે. કેમ કે એકદમ પેલું ધરતી બી જાણે કે તાપને કારણે અકળાઈ ગયેલી હોય છે ને, તો તે વખતે પહેલો વરસાદ જે પડે છે ત્યારે ધરતી માતામાંથી પણ એકદમ મસ્ત સુગંધ આવતી હોય છે. તો કે આ રીતે વરસાદ આવતાની સાથે જ સૌ સૃષ્ટિ પોતાની પ્રસન્નતા ખુશી વ્યક્ત કરતા હોય છે. પોતપોતાની રીતે આ રીતે પોતાની ખુશી વ્યક્ત કરે છે. એટલે કે વરસાદ આવતાની સાથે પૂરી સૃષ્ટિની અંદર કેવું નવજીવન આવી જાય છે, કેવું નવચેતન આવી જાય છે, તે આ કાવ્યની અંદર બતાવવામાં આવ્યું છે. અને આ જે કાવ્ય છે તે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે સૂરજ કદાચ ઉગે એમાંથી આ કાવ્ય લેવામાં આવ્યું છે કે जीवમાં जीव આવ્યો. तो विद्यार्थी मित्रों, आप सभी को ये पूरा काव्य समझ में आ ही गया होगा. अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप पूछ भी सकते हो, कभी भी आप पूछ सकते हो. ठीक है, अभी हम लोग अगले वीडियो में दूसरे चैप्टर के साथ मिलेंगे. अस्तु, जय हिंद.